बकरियों की मुख्य नस्लें हैं जिनका आप पालन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी आवास व्यवस्था के बारे में। तो प्रति बकरा 2.5 बाई 2 मीटर तथा प्रति बकरी 0.75 बाई 1.2 मीटर स्थान रखना चाहिए। आवास पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। बकरी आवास सूखी, ऊंची, दोमट, रेतीली दोमट जमीन पर जहां प्रकाश व हवा की समुचित व्यवस्था हो तथा जल निकास का उचित प्रबंधन हो बनाया जाना चाहिए। आवास की छप्पर अथवा एस्बेस्टस चादर की काफी ऊंची व पीछे से आगे की तरफ ढालू रखना चाहिए। छत के ऊपर गर्मी या सर्दी में घास, पुआल आदि डाल के रखना चाहिए। बकरियों का भोजन। बकरियां स्वभाव से घूमना फिरना पसंद करती हैं तथा झाड़ियों, पेड़ों के पत्तों को पैरों के सहारे खड़े होकर बड़े चाव से खाती हैं। लेकिन बकरियों को अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत 50 किलो शरीर भार तथा 2 लीटर रोजाना दूध देने वाली बकरी को 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा भी मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 400 ग्राम दाना मिश्रण प्रति बकरी प्रतिदिन होना चाहिए। दाने का मिश्रण इस प्रकार से तैयार करना चाहिए: 50 भाग मक्का, 30 भाग गेहूं का चोकर, 10 भाग मूंगफली की खली, 7 भाग शीरा या गुड़, 2 भाग खनिज मिश्रण एवं 1 भाग खाने वाला नमक। इनके चारे में चना, मटर, अरहर, मूंग का भूसा, जई, रिचका, बरसीम, ग्वार, लोबिया आदि का हरा चारा मिश्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, बकरियों को स्वच्छ एवं ताजा जल दिन में 2 से 3 बार पिलाना चाहिए। बकरियों की देखरेख। बकरियों की गर्भावस्था काफी संवेदनशील अवस्था होती है। ब्याने के उपरांत नवजात बच्चों की देखभाल। नवजात बच्चों की गर्भनाल को किसी जीवाणु रहित चाकू, ब्लेड अथवा कैंची आदि से काटकर टिंचर आयोडीन का प्रयोग करें। इनको 5 दिनों तक खीस अवश्य पिलाएं। बच्चे की 3 माह की आयु तक दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को लगभग 15-20 दिन की आयु पर थोड़ा थोड़ा चारा दाना खिलाना आरंभ कर देना चाहिए। चराई के साथ साथ बच्चों को क्रीप आहार भी देना चाहिए। सामान्य तौर पर 2 से 6 माह की आयु के बच्चों को 250 से 300 ग्राम व 6 से 12 माह की आयु तक के बच्चों को 300 से 350 ग्राम दाना चारे के अतिरिक्त खिलाना चाहिए। प्रजनन व्यवस्था। बकरियों में लैंगिक परिपक्वता लगभग 10 से 12 माह में आ जाती है, लेकिन इनको 15 से 18 माह की आयु में गर्भित कराना उचित रहता है। बकरियों में मध्यकाल की अवधि लगभग 30 घंटे होती है। बकरी में गर्मी आने के 12 से 18 घंटे के बीच प्रजनन कराना सबसे उत्तम माना गया है। समूह में 25 से 30 बकरियों पर एक बकरा काफी होता है। बकरियां रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, जिनके बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को अपनाना नितांत आवश्यक होता है। बकरियों में अंतः एवं बाह्य परजीवियों की रोकथाम हेतु कृमिनाशक कार्यक्रम अपनाना भी आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर बकरी पालन व्यवसाय का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो वर्तमान में 100 बकरी की इकाई शुरू करने पर कुल रुपए 4,32,500 रुपए की आरंभिक स्थायी लागत आएगी। यदि प्रथम वर्ष की चालू लागत को पूंजीकृत लागत के रूप में लें तो कुल परियोजना लागत 6,19,938 रुपए होगी। कुल आरंभिक पूंजी का 15% बकरी पालक द्वारा लगाने पर शुद्ध बैंक ऋण होगा 5,24,938 रुपए। इस परियोजना से 5 वर्ष की नियोजन अवधि में मूलधन व ब्याज की अदायगी करने के बाद कुल रुपए 7,36,658 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त होगी, जिससे रुपए 1,47,331 रुपए की शुद्ध बचत प्रति वर्ष व रुपए 12,278 रुपए की शुद्ध बचत प्रति माह प्राप्त हो जाएगी। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों में किसानों के सामने आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों के समाधान हेतु अन्नदाता लेकर आया है निःशुल्क फोन हेल्पलाइन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार सायं 5 से 6 बजे केवल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। अगर फलों के अंतर्गत आम की बात करें तो यह काफी लोकप्रिय फल है, इसलिए तो इसे फलों का राजा कहा जाता है। हमारे प्रदेश के अंदर हर हिस्से में आम के छोटे बड़े बाग मिलते हैं। बागवान भाइयों, इस समय आम के पेड़ों पर मटर के दाने के आकार से लेकर कंचे की गोली के आकार के फल देखे जाते हैं और यह अवस्था आम के बाग से अधिक फलन हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु प्रायः देखा जाता है कि बागवान भाइयों द्वारा इस अवस्था पर विशेष देखभाल नहीं करते या फिर अज्ञानतावश इसमें किए जाने वाले कार्यों में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आम के फलों का झड़ना तथा विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा आम के फल को नुकसान पहुंचाने के कारण आम के बाग में कम फलन होता है। परिणाम स्वरूप प्रति पेड़ कम एवं गुणवत्ताहीन फल की प्राप्ति होती है, जिससे कि आने वाले समय में बाग से बहुत कम लाभ की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आपके पास फलन अवस्था वाले आम के बाग हैं तो इस समय किन किन कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली के डॉक्टर अवनिंद्र तिवारी। आम फलों का राजा कहलाता है और इसमें अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, अच्छा आमदनी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ फलों को सुरक्षित रखना पड़ता है, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसमें रोग और कीटों का प्रकोप होता है, उससे आपको अपने फसलों को बचाना होता है, जिसमें आम का फुदका या भुनगा या लस्सी कीट के नाम से इसको आप जानते होंगे। और यह कीट आम की फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाले कीटों में से है। और यह कीट और का वयस्क और शिशु दोनों ही कोमल टहनियों, पत्तियों और पुष्पक्रमों को रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। और यह कीट मीठा चिपचिपा रस भी छोड़ता है, जिस पर काली रंग की फफूंदी उगती है और जिससे प्रकाश संश्लेषण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका उपज सीधे इससे प्रभावित होता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, कार्बारिल 4 ग्राम प्रति लीटर की दर से या क्यूनाल्फास या मोनोक्रोटोफास नाम की कीटनाशी दवा जो आपको उपलब्ध होती है, वह 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आपको इसको पेड़ों पर छिड़काव करना होता है और आप उसके बाद आपको इस कीट से राहत मिल जाती है। एक चीज का इसमें विशेष ध्यान देना होगा किसान भाइयों कि यह छिड़काव फूल से पहले तथा 2 छिड़काव जब आपके मटर के आकार के दाने बन जाते हैं फल, तो उस समय आपको इसका छिड़काव करना होता है। इसके अलावा आम का एक प्रमुख कीट है गुजिया कीट, जिसको मीलीबग कहते हैं। और इसके जो बच्चे होते हैं वो भी पत्तियों से, फलों से और डंठलों से फूलों का रस चूसते हैं और जिससे यह निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे यह इसका बहुत नुकसान होता है और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यह इसकी जो आम की गुजिया कीट है, इसकी मादा जमीन के अंदर रहती है और यह धीरे धीरे पेड़ों पर चढ़ती है और पेड़ों को, टहनियों को सुखा देती है और इससे फसल और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कीट की रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आपको पेड़ के ऊपर चढ़ने से इस कीट को रोकने के लिए 25 सेंटीमीटर चौड़ी 400 गेज मोटी पॉलीथीन की पट्टी नीचे से लगभग 1 मीटर या 1.25 मीटर की ऊंचाई पर आपको इसको पेड़ पर लपेटना होता है और जिससे यह कीट ऊपर नहीं चढ़ पाता है और आपका पौधा और फल दोनों सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा मोनोक्रोटोफास या क्यूनाल्फास नाम की कीटनाशी दवा 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव आपको आम के पेड़ पर करना होता है। आम में प्रमुख रोग भी लगते हैं जिसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है हमारी फसल पर, जिसका एक प्रमुख रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको खर्रा या दहिया रोग भी कहते हैं। यह रोग प्रायः आम के मंजरी आने के समय से ही बहुतायत पाया जाता है और यह भयानक रोग होता है। बौर पर सफेद चूर्ण सा दिखाई देता है जो फूल और डंठलों में घुसता है, जिससे फूल झड़ जाते हैं। इस फफूंद से बढ़ने वाले रोग के रोकथाम के लिए हमें घुलनशील गंधक का घोल जो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम इसका छिड़काव करना होता है, जिससे आपको इस रोग से निदान मिलता है। किसान भाइयों, एक प्रमुख समस्या आपके सामने आती है फल को गिरने का। फल प्रायः गिरता है। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्तरों में गिरते रहते हैं
और यहाँ तक कि 99% फल तो केवल प्रारंभ के 4 सप्ताह फल सेट होने के उपरांत में ही गिर जाते हैं। शेष फल भी बाद में गिरते गिरते मात्र 0.1% 1000 फूल में एक फल ही परिपक्वता की स्थिति में पहुँच पाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे परागण क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों के पूर्ण विकास को प्राप्त न कर पाना भी एक प्रमुख कारण है। फलों को गिरने से बचाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे फल बैठ जाने के उपरांत बाद की नियमित सिंचाई की जानी चाहिए। प्रत्येक सिंचाई हल्की सिंचाई होनी चाहिए। भारी सिंचाई का फल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फलों का गिरना हार्मोन्स का असंतुलन माना जाता है और इस गिरने से रोकने के लिए आपको प्लानोफिक्स नाम की एक दवा आती है, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं, और यह 90 ml प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको इसका छिड़काव करना होता है। इसके साथ आप एक इंसेक्टिसाइड कोई कीटनाशी दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड का भी इसमें इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। सब्जी वर्गीय फसलों में राजमा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो जिन किसान भाइयों ने समय से राजमा की फसल फली के उद्देश्य से लगाई होगी, उनकी फसल इस समय पुष्पन के पूर्व अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी, जिसमें इस समय शस्यक्रिया प्रबंधनों को करना आवश्यक है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई तथा शेष नत्रजन का प्रयोग एवं कीट रोगों से बचाव के लिए फसल सुरक्षा उपायों को करना इत्यादि। यदि कृषक बंधु उपरोक्त कार्यों में करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपकी फसल की धीमी बढ़वार, कम पुष्पन से फलन तथा कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाएगी। अंत में बहुत कम उपज में संतोष करना पड़ेगा। अतः किसान भाइयों, राजमा की फसल में सामयिक प्रबंधन को कब व कैसे करना है, इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं एक कृषक दूतिया मुंडा से। फ्रेंच बीन का मैं खेती कर रहा हूँ 50 डिसमिल में लगभग। अभी खरपतवार निकाल के अभी साफ किए हैं और इसके बाद में हफ्ता में या 10 दिन के अंदर में खरपतवार को साफ करते हैं ताकि कीड़ा मकोड़े ना हो। किसान भाइयों, राजमा की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन पर करनी चाहिए तथा दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिनों पर तथा आवश्यकता पड़ने पर 55 से 60 दिनों पर तीसरी निराई गुड़ाई कर फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार सुचारू रूप से होने के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम होगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। राजमा की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो चूंकि गर्मी की फसल होने के कारण 6 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि पुष्पन से पहले, पुष्पन के समय और फली बनते समय फसलों में उचित नमी बनाए रखें। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो दिन का तापमान में अधिक होने के कारण सिंचाई संध्या काल के समय करना उचित होता है। इसके अतिरिक्त जल जमाव की दशा में उचित जल निकास की व्यवस्था भी बनाए रखें। DAP दिए हैं 50 डिसमिल में 1.5 बोरा दिए हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन दिए हैं 3 बोरी। उसके बाद में अभी तो फिलहाल में और दोबारा किए तो उसमें 1 बोरा और दिए हैं यूरिया। अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देने की अनुशंसा की जाती है, जिसमें से आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिए होंगे। अब बची हुई 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को आपने पहला किस्त 30 से 40 दिनों के अंतराल पर दे दिए गए होंगे और बची हुई मात्रा का आप उपरिवेशन कर सकते हैं। और विटामिन भी देते हैं पावर। इसके अतिरिक्त राजमा की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रभाव काफी देखा गया है। ऐसी स्थिति में आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का 0.1% पर्ण छिड़काव करने से फली के वृद्धि विकास में सहायता होती है। हर 15 से 20 दिन के अंदर में देखरेख करते हैं। उसके बाद में फिर उसमें कौन सा रोग लगता है उसी आधार से दवा को चालू। जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात है तो राजमा की फसल में पीला चित्तपर्ण रोग फैलता है। यह सफेद मक्खी
जैसिडाफिड रस चूषक कीटों के कारण फैलता है। यह कीट पौधे की पत्तियों से रस चूसकर इसके पीला बना देता है। इसके नियंत्रण के लिए डायमेथोइड की 0.05% या फास्फोमिडॉन की 0.2% मात्रा का इनमें से किसी भी एक दवा का छिड़काव करें तथा दूसरा छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर दोहरा दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, राजमा की फसल में लीफ माइनर कीटों का भी प्रकोप होता है। इसके लक्षण के अंतर्गत पत्तियों पर सफेद आड़ी तिरछी रचनाएं दिखाई पड़ेगी। इसके नियंत्रण के लिए नीम से बना हुआ दवा 5 मिलीलीटर या ट्राइजोफॉस 0.05% 10 से 15 दिनों के अंतराल पर समय समय पर छिड़काव करते रहे। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप राजमा की फसल में विभिन्न शस्य क्रिया प्रबंधन को अपनाते हैं तो आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त फलन के साथ साथ अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसके बाद में फिर 20-25 दिन के अंदर में फल आ जाएगा तो उसकी तोड़ाई करके हम यहाँ लोकल में नगरी बाजार में बिक्री करते हैं। और इस तरह से हम लोग सब परिवार मिलके मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं। कार्यक्रम में बाकी हैं अभी और जानकारियां, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है बनभरिया सुल्तानपुर से दीपक चतुर्वेदी ने। आपके बताए अनुसार आपके दुधारू गाय में थनैला रोग का प्रकोप दिख रहा है, जिसके प्रबंधन हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। थनैला रोग एक ऐसा रोग है जिसमें थन में सूजन आने के साथ साथ उनसे जो दूध निकलता है वो फटा फटा होता है। चाहे एक थन हो, चाहे दो थन हो, चाहे चारों थन हो, उनके अंदर सूजन आ जाता है और छूने पर थोड़ा सा गर्म लगता है। गर्म होने के साथ साथ दूसरे समय जानवर को जो दर्द होता है, इसलिए जानवर जो है इधर उधर हटने लगता है, या जिसको आप छटकना कहते हैं। इससे होता है ये कि जब वो इसके साथ जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के समय देखते हैं कि दूध जो है कभी कभी उसमें फटा फटा दूध आता है, कभी कभी फटा और दूध के साथ जो है कुछ जो खून के छटके भी दिखाई देते हैं। और इस तरह से जानवर को अगर सही समय उपचार नहीं करते हैं और सही ढंग से उपचार नहीं करते हैं तो जानवर का वह थन बंद हो जाता है, या जिसको हम थन मारा कहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हम जो करते हैं कि सबसे पहले अगर जिस थन में ये थनैला रोग हुआ हो, थनैला रोग वाले जानवरों का जो थन होता है सबसे स्वस्थ थन से पहले दूध निकाल करके उसको अलग कर लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर जिस थन में ये रोग पैदा हुआ है या सूजन है या दूध फटा फटा आता है, उनमें हम एक अलग से बर्तन में उनका फटा हुआ दूध निकाल करके उनको अलग रख देते हैं, कहीं ले जा करके बाहर किसी गड्ढे में फेंक देते हैं। इसके अलावा जो है उस थन का दूध निकालने के बाद जो है जो ग्रसित थन है उसमें अंदर जो है एक दवा होती है जिसका नाम मेमिटेल या मेमाल एजेड, कोई भी ट्यूब है, आप इसको जो थन के अंदर जो है दूध निकालने के बाद जो है थका हुआ दूध और फिर उसमें इस ट्यूब को अंदर डाल देते हैं। और डालने के साथ साथ एक इंजेक्शन और आता है जिसको हम लाइकासिटीन इंजेक्शन के नाम से पुकारते हैं। 3 ग्राम का इंजेक्शन होता है। इसको फिर इनका मस्ल जो है उनके चाहे पीठ पुट्ठे पे या गर्दन के ऊपर जो लगा देते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया हम 3 दिन लगातार करते हैं। तो इस तरह से इस बीमारी से ग्रसित जो जानवर हैं जो थनैला रोग से ग्रसित हैं उनका थन जो है स्वस्थ हो जाता है। कार्यक्रम की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न जो शामिल किया गया है उसे पूछा है शिवराजपुर कानपुर से कमल किशोर ने। आपने सूरजमुखी की फसल लगा रखी है,
जिसमें कि पुष्पावस्था पर कुछ कीटों का प्रकोप दिख रहा है। तो इन कीटों के प्रबंधन हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अगर सूर्यमुखी में लगने वाले कीटों की बात करें तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कीट आता है बिहार रोमिल इल्ली यानी बिहार हैरी कैटरपिलर। यह कीट पत्तियों पर गुच्छे में अंडे देती है, जिससे छोटे छोटे इल्लियां पत्तियों को खुरच कर खाती है और पत्तियां एक पेपरी जैसा दिखाई पड़ता है। इसके यांत्रिक नियंत्रण के लिए इन पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत अगर हानि आर्थिक क्षति को पार कर जाए तब आप मोनोक्रोटोफॉस, ट्राइजोफॉस या क्लोरोपाइरीफॉस में से किसी भी दवा का 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। दूसरा कीट है तंबाकू की इल्ली। इनके कीट भी पत्तियों की निचली सतह पर 100 से 300 के गुच्छों में अंडे देती है। इनकी इल्ली भी कोमल पत्तियों और तनों को खाती रहती है। साथ ही साथ ये इल्लियां फूलों में बन रहे बीज को भी खाती है। इसके यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत किसान भाई खेतों में जगह जगह पर प्रकाश प्रपंच एवं फेरोमोन ट्रैप 4 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। एनपीवी का 250 एलई प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साथ ही साथ मकड़ी, क्राइसोपरला इत्यादि का संरक्षण करें। रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत किसान भाई क्लोरोपाइरीफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। हेड बोरर यानी शीर्ष छिद्रक कीट इसके लार्वा बन रहे बीज को खाता है, जिसके कारण इसमें फफूंद उग जाते हैं और इसके बीज पत्र सड़ने लगते हैं। इसके यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत किसान भाई खेतों में 4 फेरोमोन ट्रैप एवं 1 लाइट ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेतों में प्रयोग करें। 10 से 12 पक्षी आश्रय स्थल प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत किसान भाई परजीवी कीट जैसे कॉक्सिनोडिलिस, क्राइसोपरला कर्निया 1 लार्वा प्रति हेड के हिसाब से रिलीज करें। एनपीवी 250 एलई और बैसिलस थुरेंजेसिस 0.5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें या फिर क्विनोलफॉस 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की तरफ। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
न्यूज के सह प्रायोजक हैं देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले लेक्चर में नहीं शामिल होंगे सीएम अखिलेश। सुरक्षा व्यवस्था से खफा आजम ने भी किया कार्यक्रम का बहिष्कार। मुजफ्फरनगर के दाल मंडी में टिम्बर ट्रेडर्स में भीषण आग लगने से इलाके में सनसनी। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सुगवे में हंगामेदार रहा शुक्रवार। मेरठ में सगाई समारोह के दौरान युवती का हंगामा। गाजियाबाद में दुष्कर्म के आरोपी की जमकर पिटाई। चंदौली में एक सराफा व्यवसायी का अपहरण के बाद हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस दोस्त और ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। और शाहजहांपुर में बेटी के प्यार के दुश्मन बने पिता और भाई। लड़की के प्रेमी को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। नमस्कार, सुबह 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां के दाल मंडी में टिम्बर ट्रेडर्स में भीषण आग लगने से सनसनी फैल गई है। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग इतनी भीषण है कि आसपास के मकानों में भी आग पहुंचने की आशंका है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बिनेश पवार। बिनेश, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? दीपाली, देखिए, आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ी। अभी कुछ ही समय पहले आग पर सुबह के समय काबू पाया जा सका है, क्योंकि ये जो आग लगी थी, ये आरा मशीन, ये टिम्बर ट्रेडर्स की जो दुकान है, ये मुजफ्फरनगर के बिल्कुल बीच में नगर कोतवाली क्षेत्र के दाल मंडी में स्थित है, जहां पर इसमें अचानक आग लग गई थी। चूंकि आरा मशीन है और चारों इसमें लकड़ी का सारा सामान रखा हुआ था, जिस वजह से आग ने देखते देखते बहुत ही कम समय में विकराल रूप धारण कर लिया था। और तब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक विकराल रूप ले चुकी थी आग। और आसपास रिहायशी मकान थे और पेंट की दुकानें भी थी, तो आशंका जताई जा रही थी कि ये खतरा बना हुआ था कि आसपास की दुकान और मकानों में आग न पहुंच जाए। तो देखते देखते जो आग के विकराल रूप को देखते हुए वहां पर मौके पर 3 दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई और लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मामले में कहीं न कहीं दमकल विभाग की कहीं न कहीं कमी उजागर हुई है, चूंकि जिस प्रकार से आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी, दमकल विभाग देरी से भी पहुंचा था। और उसके साथ साथ जब दमकल विभाग की गाड़ी वहां पहुंची तो पहली गाड़ी में खराबी आ गई, जिस वजह से काफी देर लगी पानी की शुरुआत होने में। तब तक 2 गाड़ियां अन्य और मंगाई गई, उसके बाद पानी की शुरुआत हुई और समझा करके आग पर काबू पाने का सिलसिला शुरू हुआ। जी विनेश, जिस तरीके से आग हम देख रहे हैं तस्वीरों में, काफी भीषण आग लगी थी। जाहिर सी बात है काफी नुकसान हो गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि यहाँ पर पूरा जो विंडो, खिड़की और दरवाजे बनाने का काम चल रहा था, आरा मशीन है, और वहाँ पर लकड़ी का पूरा काम किया जाता था, तो बेहद महंगी आती है सभी साल पर जो लकड़ी होती है। तो बताया जा रहा है कि कई लाखों का नुकसान इनका हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आकलन ये लोग नहीं कर पाए। जो मालिक है उन्होंने किसी भी तरह का भी आकलन किसी के सामने नहीं रखा है, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। जी शुक्रिया बिनेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुजफ्फरनगर के दाल मंडी में टिम्बर ट्रेडर्स में ये भीषण आग लग गई थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। बताया तो ये जा रहा है कि लाखों का नुकसान हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल कोई आंकड़ा सही ढंग से नहीं है। आगे बढ़ते गाजियाबाद से खबर है, जहां के वैशाली इलाके में शुक्रवार को एक बार फिर एक बच्ची के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। यहां एक वहशी दरिंदे ने 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की शोर मचाने पर उसे आसपास के लोगों ने दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। जब इस घटना की जानकारी मासूम बच्ची की मां को लगी तो उसने अपना आपा खो दिया और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ रेप की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है।
मेरठ से